नेक्स्ट यूनिट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फोर्थ यूनिट। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। इसका ताल्लुक है हमारा तमाम फार्मिंग वगैरह से। पीछे बड़ा जिक्र हुआ है, इंडस प्लेन्स के अंदर होती है, अपर इंडस प्लेन में ज्यादा होती है, लोअर इंडस प्लेन में कम होती है, ये सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। उसको पहले इसका पहले निचोड़ देखते हैं। ये हमारा फोर्थ यूनिट का पहला चैप्टर है एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, ठीक है। ये फ्लो चार्ट था, इससे कम से कम आगे आने वाली तमाम बातों का एक निचोड़ मिल जाएगा। एग्रीकल्चर को 3 हिस्सों में तोड़ा है कि इसकी टाइप्स, एग्रीकल्चर की क्या क्या टाइप्स हैं, मेजर क्रॉप्स और इसमें चैलेंजेस। सही है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मैं बता दूं, देखो एग्रीकल्चर का जब लफ्ज आए तो इसमें आपके जहन में आनी चाहिए क्रॉप फार्मिंग, ठीक है। क्रॉप्स होती है जैसे वीट, गंदम की क्रॉप है, राइस की क्रॉप है, शुगर केन की क्रॉप है, मेज है, बार्ले है, ये बहुत सारी क्रॉप्स। एक आपकी है लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसमें आपके जानवरों की जो फार्मिंग होती है, पोल्ट्री की फार्मिंग हो गई, सही है, या फिर आपके गाय, बकरी, ऊंट और भैंसे, उनके उनके जरिए मिल्क आ रहा है या उनके जरिए मीट आ रहा है, तो डेयरी प्रोडक्ट से लेकर मीट तक वो सब लाइव स्टॉक में आ गई, ठीक है। थर्ड है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसके अंदर तमाम ट्री और प्लांट्स वाली फार्मिंग है, जिससे ट्री फार्मिंग, जिससे जो है ना आपके फल निकलते हैं, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ट्री और प्लांट्स वगैरह, ठीक है ना। प्लांट्स या कोई बेलें होती है जैसे, ठीक है, उससे आपके तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी तमाम जो हमारी फार्मिंग है वो किस में आती है, हॉर्टिकल्चर में। क्लियर है। तो एग्रीकल्चर को लेकर 3 जहन में से आने चाहिए, क्रॉप फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर। अच्छा, लाइव स्टॉक तो जानवर है, अलग हो गया, समझ में आता है। क्रॉप फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर में क्या फर्क है? देखो क्रॉप फार्मिंग में क्रॉप्स पूरी की पूरी कटाई हो जाती है, जमीन फ्लैट कर देते हैं। जब फल तोड़ते हैं दरख्त से तो ऐसा नहीं दरख्त को काट देते हैं, वो दरख्त वहीं लगा रहता है, उसमें फल उगता है। आम का दरख्त लगा रहता है, उसमें फल उगता है। अंगूर अपने जो है ना दरख्तों में उगता है, ये सब कुछ अपने दरख्तों में उगता है। तरबूज अपने दरख्त में उगता है? नहीं, तरबूज की बेल होती है, ठीक है। तो तरबूज की बेलें होती है, बाकी जो जिस सारे फ्रूट्स के दरख्त होते हैं वो अपने दरख्तों में, दरख्त नहीं काट देते उसमें आप, तो इसलिए वो डिफरेंट है। और क्रॉप फार्मिंग में वो जो सारे गल्ला जो उगता है वो सारा जमीन पूरी फ्लैट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसकी बात करते हैं गंदम की या चावल की, तो होता कुछ इस तरह से कि गंदम की फसल के अंदर ये लाइन से बहुत सारी डंडियां निकली होती है, ये कहलाती है स्ट्रॉज। क्या कहलाती है? स्ट्रॉज। इनके अंदर फिर लगे होते हैं गंदम के वो सारे झालर बोल दो, लच्छे बोल दो, जो भी है उसके, ये सारे गंदम लगी हुई होती है इसमें। तो ये सारी स्ट्रॉज काट के उसकी गड्डी बना के फिर उसको जमीन में झाड़ते हैं, तो उसमें से गंदम झड़ जाती है और फिर से वो स्ट्रॉज रह जाती है। और फिर वो स्ट्रॉज गायों को खिला दो या उसको पीस पिसा के उससे उसको कंप्रेस करके फर्नीचर बना दो या उसको जला दो, बायोमास गैस प्रोड्यूस करने के लिए उनको जला भी सकते हो आप। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है ना क्रॉप्स पे आती है, जो पूरी की पूरी कट जाती है। लाइव स्टॉक आपको पता है हॉर्टिकल्चर क्या है, कि प्लांट्स हो या आपके दरख्त हो ऐसे जिसको रहने दिया और उसमें से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अखज किए। क्लियर है। चले अब इस फ्लो चार्ट पे आते हैं। फ्लो चार्ट उसे कहते हैं जो फ्लो में आपको बात समझा रहा हूं, ये फ्लो चार्ट है। एग्रीकल्चर की टाइप्स की बात की है यहाँ पर, मेजर क्रॉप्स कौन सी है और चैलेंजेस क्या है। तो एग्रीकल्चर में आपको जो समझने वाली वो बता रहा हूं खाली। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये एक तरीकेकार है एग्रीकल्चर का। सबसिस्टेंस फार्मिंग ये कौन सी फार्मिंग है? इतनी फार्मिंग कि खुद अपने घर को पूरा हो जाए। सही, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होती है, इतनी कि अपनी फैमिली को या कुछ आस पड़ोस में बांट दिया, या एक छोटा इलाका इतना उगा लेता है गल्ला के इलाके में ही पूरा हो जाता है, कोई शहर की बड़ी मार्केटों में नहीं बिक सकता वो जाके। क्लियर। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5-6 लोग मिलके आपस में कोऑपरेटिव एक कॉपरेशन के तहत एक गाय खरीद ले, और वो गाय अगर रोज 10 लीटर दूध देती हो, सही है, तो आप क्या करें कि उसको मिलके खरीदे, उसका जो दूध
उसके बच्चे को पिलाने के बाद जो बच रहा है वो आप आपस में बांट ले। तो ये आपने क्या किया, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये कौन सी फार्मिंग, बेच तो नहीं रहे ना जाके मार्केट में, क्लियर। और कौन सी वाली थी ये सबसिस्टेंस में, लाइव स्टॉक वाली, ठीक है, कि कैटल आपने पाले और उसके जरिए आपने दूध अखज किया। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल वो है जो कि बेचने के लिए होती है, सही ना। आप इसलिए नहीं कर रहे कि अपने आप को पूरी हो जाए, बल्कि बेचते हो, कॉमर्स चलाते हो, बिजनेस चलाते हो। अब वो जितनी लार्ज स्केल भी हो सकती है, ठीक है ना, या आप अपने मुल्क में ही बेच पा रहे हो, इतना इतना क्रॉप उग रहा है कि मुल्क के बाहर एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हो, सही है। कमर्शियल और सबसिस्टेंस ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये समझ में आ गई। इसी तरीके से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी आपस में रिलेटिव है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का फर्क क्या है, ये समझ के छोड़ देना जितना जिसको समझ में आ जाए। एक कम एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा फार्मिंग करते हो ना, वो कहलाती है इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब साल में 2 दफा क्रॉप्स उगाते हो, और उगाते भी ऐसे हो क्योंकि कम एरिया आपके पास, तो उसमें से एक क्रॉप कटी, ठीक है, खरीफ के सीजन में आपने जो है एक क्रॉप लगा दी और वो कट गई, उसके बाद फिर रबी के सीजन में दूसरी क्रॉप लगाई, कट दी, उसके बाद कोई उसके अलावा जायद क्रॉप भी हो सकती है जो उन 2 सीजन के दरमियान की होगी, या बारानी क्रॉप्स भी होती है, वो इस डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाना चाह रहा। बहरहाल एक ही जमीन पे बार बार उगाए जा रहे हो, कैसे पॉसिबल है, जमीन फर्टिलिटी नहीं खो देती अपनी एक दफा उग के, वो जैसे ही उगा के काटा फर्टिलिटी खत्म हुई, इतने में फर्टिलाइजर्स डाल दिए, रीफर्टाइल किया जमीन को, दोबारा हमवार किया, सीड्स डाले, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हो, अब सीड्स डालने के बाद तो दोबारा फर्टिलिटी आ जाती है, क्योंकि एलुवियम तो नेचुरल प्रोसेस है, तो पता नहीं कब आएगा दोबारा। सो आप एलुवियम का वेट करें, आपने खुद ही फर्टिलाइजर्स डाल दिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कीप डूइंग। ये इंटेंसिव कहलाते कि एक जगह के ऊपर इंटेंसिवली, बहुत ही ज्यादा शिद्दत से आप जो है ना फार्मिंग कर रहे हैं, ये इंटेंसिव फार्मिंग है। एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है कि इतनी शिद्दत से नहीं कर रहे, लेकिन बड़े लैंड के ऊपर कर रहे हो। ये नहीं कि किसी छोटे लैंड पे बार बार फार्मिंग कर रहे हो, लेकिन बड़े लैंड एरिया पे जो फार्मिंग होती है वो होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग, क्लियर है। इन दोनों से गल्ला ज्यादा मिलता है, इन दोनों से जो क्रॉप्स की यील्ड है, यील्ड मतलब गल्ले का मिलना, जो गल्ला निकलता है उसको यील्ड कहते हैं, तो इन दोनों से जो गल्ला टोटल निकलता है, जो यील्ड निकलती है, दोनों से ज्यादा निकलती है। इसमें क्यों ज्यादा निकलती है, क्योंकि इंटेंसिव है, बार बार फार्मिंग, पूरे साल बिजी रखा लैंड को। और इसमें क्यों ज्यादा निकलती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आप फार्मिंग कर रहे हो कि एक दफा भी क्रॉप लगा रहे हो ना पूरे साल में, तो बहुत निकल रही है, समझ आ रही है। मसलन एक टीचर है जो कि छोटे छोटे बैचेस पढ़ाते, लेकिन एक एक महीने में कोर्स खत्म करा देता है 12 दफा, वो इंटेंसिवली टीचिंग कर रहा है, राइट। और दूसरा टीचर है, पहला टीचर है 10 बच्चों को पढ़ाता है, एक महीने में कोर्स खत्म, ऐसा वो साल में 10 दफा करता है, तो 100 बच्चों को पढ़ा लिया उसने। और दूसरा टीचर है, वो पूरा साल ले लेता है कोर्स खत्म करने में, क्यों, क्योंकि उसकी क्लास में 100 बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो उसके एक्सटेंसिव है और ये इंटेंसिव है पहले वाला, सही है। और दोनों से ही क्या हो रहा है, पूरे साल 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है, वो फर्क नहीं है, मतलब कम ज्यादा ऐसा हो सकता है कि जो 100 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है उसकी इतनी बड़ी क्लास है कि वो हफ्ते में 2 दिन एक क्लास को पढ़ाए, फिर हफ्ते में 2 दिन एक क्लास को पढ़ाए, इस तरह से 2 बैचेस लेके चले तो 100 और 100 200 को भी बढ़ा सकता है वो, कि एक्सटेंसिव में रहते हुए इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव लैंड में रहते हुए अगर बार बार क्रॉप उगाओगे तो वो भी इंटेंसिव हो सकती है। अच्छा जी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्योंकि लिखा है आपके फ्लो चार्ट में, इसलिए समझा रहा हूं, आपको किसी डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं कुछ, ठीक है, तो इसको मैं लिख के काट भी रहा हूं, ठीक है। प्लांटेशन और मिक्स, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है, ये मतलब इसका कोई आपसे ताल्लुक नहीं है, आगे जाके चीजें समझ जाओगे, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस। आप बस ध्यान में रखो, आपको इस पॉइंट पे जो समझना है ना टाइप्स में, वो समझना है सबसिस्टेंस, क्योंकि एट टाइम्स इतनी डेप्थ दे देता हूं चीजों की कि आप शायद कंफ्यूज हो जाए, कुछ ज्यादा ही डेप्थ आ रही है। सबसिस्टेंस और कमर्शियल, कमर्शियल वो जो बिक भी सकते हैं, सबसिस्टेंस वो जो खुद कफील हो, आप खुद ही उगाया और खा गए। तो इस बाय स्केल तादाद में, इस फार्मिंग की तादाद आपकी कितनी है, इतनी है कि खुद खा के खत्म कर रहे हो, बिक नहीं रही वो, तो ये सबसिस्टेंस है। लेकिन इतनी तादाद में फार्मिंग कर रहे हो कि अपने अलावा बेच भी रहे हो, सरप्लस में बहुत ज्यादा उगा रहे हो, तो वो कमर्शियल हो गई। अच्छा, इसके बाद इस एरिया को समझ लेने के बाद ये हो गया हमारा टाइप्स का एरिया, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर टाइप्स हमने देख ली 2, एक कमर्शियल और एक सबसिस्टेंस।
याद कुछ नहीं करने का, सिर्फ नॉलेज के लिए आपकी। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, उसकी टाइप्स, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ये दो ध्यान में रखें, सही है, या हॉर्टिकल्चर को भी ध्यान में रख ले। चलो अच्छा, अब आप कहेंगे कि फूड क्रॉप, कैश क्रॉप और हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक कहां गया इसमें? हाँ, लाइव स्टॉक क्योंकि क्रॉप्स में नहीं आता ना। यहां पर एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप्स और चैलेंजेस की बात की। अगर एग्रीकल्चर में से एक और डंडी निकालता ना और कहता कि एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक वाला एग्रीकल्चर भी होता है, तो फिर वो उसमें लाइव स्टॉक के बारे में बात करता, ठीक है। और उसूलन इसको एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक अलग करना चाहिए था, हॉर्टिकल्चर अलग करना चाहिए था, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है ना वो क्रॉप्स नहीं है आपकी, इसने मेजर क्रॉप्स के अंदर डाल दिया उसे। इसको यहां से कटाओ, ठीक है। ये प्लांटेशन जो है आपकी, और चलो ठीक है, तो कह सकते हो ये जो आपके हॉर्टिकल्चर को इसमें नहीं डालोगे आप। इन शॉर्ट, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप क्या होता है इसका फर्क मैं समझाता हूं। फूड क्रॉप वो होती है जो खाने के काम आती है, और कैश क्रॉप वो होती है जो इतनी उग जाती है कि आप बेच भी सकते हो। कहीं ना कहीं आपको लगेगा उजर भाई सब्सिस्टेंस और कमर्शियल जैसी बात नहीं हो गई? हाँ, सब्सिस्टेंस कमर्शियल को अलग समझो और इन दो लफ्ज को अलग समझो। उसके जैसी बात लग रही है, कोई बात नहीं, लगनी चाहिए। ये वो है जो आपके खाने के काम आती है। अब अगर आपका एक मोहल्ला इतना उगा रहा है कि खुद उसको पूरा हो रहा है, तो कहेगा ये तो हमारे लिए फूड क्रॉप हो गई, ये बेच ही नहीं रहे हम, हमें पूरे हो रहे हैं, हम खा रहे हैं। कैश क्रॉप वो है जो बेच भी रहे हैं। और कुछ होती हैं जो कि फूड क्रॉप तो वो है ना जो सब खाने के काम आ रही है। कुछ क्रॉप होती है जैसे कॉटन, कॉटन तो खाई नहीं जाती ना, तो कॉटन तो आपकी बाय डिफॉल्ट कौन सी, कैश क्रॉप, ये तो बेची जाएगी। इस्तेमाल भी क्या होगा, कॉटन, कॉटन इस्तेमाल भी नहीं होगा। कॉटन को कौन इस्तेमाल करेगा? जो कॉटन के जरिए धागे बनाता है और धागे के जरिए कपड़ा बनाता है, आपका काम थोड़ी है। कॉटन बिकेगी, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को जाएगी, किनको? जो कपड़ा बनाते हैं आपको। लेकिन कॉटन जख्म के ऊपर रखने के तो काम, हाँ थोड़ा सा कॉटन उसके काम आ गया। कितने जख्मी हो रहे हैं ऐसे? लार्ज स्केल पे कॉटन कौन यूज करता है? वो जो कॉटन से धागा और धागे से कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से सिले हुए कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो कॉटन इज अ कैश क्रॉप, वो फूड क्रॉप है ही नहीं सिरे से। फूड क्रॉप कैश क्रॉप का फर्क क्या है? वो जो खाए जाए, बेची ना जा रही हो, इतनी क्या आपने पूरी खत्म कर दी, वो फूड क्रॉप है आपकी। और जो इतनी ज्यादा है, एक तो वो जो कि खाई नहीं जा रही वो तो बिकेगी सिर्फ, वो आपकी क्या है, कैश क्रॉप है। दूसरी वो भी कैश क्रॉप है कि थी तो फूड क्रॉप लेकिन इतनी उग गई क्या हमने हमारे इस्तेमाल के बाद जो सारी बाकी बची उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटी मतलब बेच दिया उसको, तो आपकी हमारी कैश क्रॉप पे कन्वर्ट हो गई। तो अब आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में राइस क्या है, फूड क्रॉप है कैश क्रॉप है, आप कहोगे राइस है तो फूड क्रॉप, खाने के काम आती है। लेकिन हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है राइस से, फिर भी उससे ज्यादा राइस हम प्रोड्यूस करता है हमारा मुल्क। तो हमारे मुल्क के लिए जो राइस है वो कैश क्रॉप है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी होता है। सही है। कॉटन क्या है हमारे लिए? कॉटन हमारे लिए कैश क्रॉप है। कॉटन वैसे भी कैश ही क्रॉप है, फूड क्रॉप में लाना नहीं, कौन कॉटन खाएगा? तो कॉटन हमारी कैश क्रॉप है बिकॉज वो बेचने के काम आती है। मुल्क के अंदर तो बिकती है, मुल्क के बाहर भी बिकती है वो, ठीक है। सो यहां पर फूड क्रॉप, कैश क्रॉप लिखा है। इसके अलावा लाइव स्टॉक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर अलग किया मैंने। तो क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक, ये तीन कैटेगरीज बनाई। क्रॉप्स के अंदर दो कैटेगरीज बनाई, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर को चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? एग्रीकल्चर को चैलेंजेस ये होते हैं कि अगर पानी ना मौजूद हो, शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसमें लिखा है डिप्लीशन ऑफ वाटर, अगर आपके पास फ्रेश वाटर मौजूद ना हो तो एक चैलेंज है। आपका सॉइल जो है वो इरोड हो जाए किसी फ्लड की वजह से, या सॉइल जो है एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉस्ट होना मतलब थक गया। सॉइल कैसे थकता है? एक क्रॉप उगा ली तो फर्टिलाइजेशन कम हो गई, फिर एक और क्रॉप उगा लिया, आप इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हो सॉइल के ऊपर, तो थक ही जाएगा ना। आपको फिर बहुत ज्यादा उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, और फिर भी वो क्वालिटी नहीं आएगी जो एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक की आती है ना। वो तो एक तरह से हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले ना उसमें, वो कहां से आए केमिकल फर्टिलाइजर्स? वो ये होंगे जो फिश का मीट है, मीट के अलावा फिश की जो बाय प्रोडक्ट्स हो गई, जो वेस्टेज वगैरह, उससे फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं। मुर्गियों के वेस्टेजेस से फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं, गाय के वेस्टेजेस से बन जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ओल्ड प्लांट्स वगैरह जो बायोमास क्रिएट करते हैं, उसको जला लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, नहीं जलाते हो उसको आप फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हो उससे। ये सारी फर्टिलिटी फराम करते हैं, ठीक है।
तो सॉइल अगर एग्जॉस्ट हो जाए फर्टिलाइज करना पड़ता है, लेकिन एक चैलेंज तो है ना कि बार बार क्रॉप कर लगा रहे हो तो सॉइल एग्जॉस्ट थक जाता है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उसमें से। एक चैलेंज क्या है आपका कि आपके जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत खतरनाक रेनफॉल्स हो रही है, या बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं हो रही। बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रही तो पानी नहीं उगेगा नहीं, बहुत रेनफॉल हो रही है तो फ्लड्स आ जाएंगे, एलुवियम सारा बह जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके चैलेंजेस। फार्मर के सुसाइड्स, फार्मर सुसाइड्स कर देते हैं, यस, उनकी फसल नहीं होगी, या पैसा जो लगाया उधार ले लेके लगाते हैं वो फसल पूरी, और उधार लेके लगाया और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो सारी जमीन बह गई, तो फार्मर के वहां पैसे नहीं है ना देने के लिए, खुदकुशी कर लेते हैं। आम है फार्मर्स में, फार्मर्स खुदकुशी करते हैं बिकॉज वो उधार पे काम कर रहे होता है, उनकी इतनी टफ कंडीशंस होती है, नहीं होता उनके पास पैसा देने के लिए, वो इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते, खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे इंस्टांसेस हो चुके हैं। तो फार्मर, एक स्किल्ड फार्मर कम हो गया आपके पास, कौन उगाएगा अब क्रॉप? और उसकी सुसाइड से दूसरे फार्मर भी डिमोटिवेट हो गए, यार इसने इतना पैसा उधार लेके लगाया, नुकसान हो गया, कल को हमारा भी ये हाल ना हो, हम उधार लेके काम नहीं कर रहे, शहर की तरफ जा रहे, कारपेंटर बन जाते हैं। सही है? वो इस एंगल में चली जाती बात। इसी तरीके से इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको मैं बहुत दूर की जोड़नी पड़ेगी, और ये भी मेरे टॉपिक का स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए नहीं काम करूंगा इसमें। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एक बड़ा चैलेंज है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, कि पहले पैसा लगाना बहुत सारा पड़ता है, ट्रैक्टर खरीदना, जमीन खरीदना या जमीन किराए पे लेना, कितना सारा ट्रैक्टर को चलाएंगे, डीजल डालना, कितने सारे सीड्स डालना, उसका पैसा लगता है। कितना ज्यादा सीड्स डालने के बाद जो फर्टिलाइजर्स उसके ऊपर डालते हो, फिर जो पानी की लाइन आपके पास लेके आना खुदा के, उसके अंदर पैसा लगता है। फिर पानी अगर शॉर्ट हो जाए तो टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं आपको पानी के, पैसा ही पैसा लग रहा है। सही? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फार्मर एग्रीकल्चर में दरपेश होते हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर से जो माखूज है, जो अखज़ करने वाली बात है, वो ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर आप रहते हुए साइज के हिसाब से बात करें ना, स्केल के हिसाब से बात करें, तो सबसिस्टेंस लेवल की होती है फार्मिंग या कमर्शियल लेवल की होती है। ठीक है? और अगर आप उसकी टाइप्स की बात करें ना, कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, पीछे जो टाइप्स था ना फ्लो चार्ट में, उसको छोड़ो, इसको देखो कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है। तो एक होती है हमारी हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर फल और सब्जियां शामिल है, पूरा पूरा वो दरख्त नहीं, फसलों की तरह काट देते हैं इसमें। एक होती है लाइव स्टॉक, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? क्रॉप फार्मिंग, जो पूरी पूरी फसलें लगती हैं। ठीक है ना? उस क्रॉप फार्मिंग में फिर अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है, एक होती है कैश क्रॉप और एक होती है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप तो प्योरली वो होती है जो खाने की है, और खाने के अलावा वाली कौन सी होती है? कैश क्रॉप। पहली डेफिनेशन क्या है? जो खाने वाली क्रॉप से सारी फूड क्रॉप है, और जो खाने के अलावा वाली है वो कैश क्रॉप है, कि वो तो बिक जाती है। लेकिन खाने की ऐसी क्रॉप जो आपका खाना पूरा हो जाए, उसके बाद आपको कमर्शियल वैल्यू भी फराहम कर रही है, बिक भी सकती है, तो वो भी कैश क्रॉप बन जाती है। तो अब कैश क्रॉप की डेफिनेशन चेंज हो गई। कैश क्रॉप की डेफिनेशन अब क्या हो गई? हर वो क्रॉप जिसको बेच के आप मुनाफा कमाते हो, वो आपकी कैश क्रॉप है। ठीक है? और फूड क्रॉप कौन सी? जो आप खुद ही खा पी के कंज्यूम कर लेते हो। सही जी? सो ये हमारे पास इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम अपना जो है चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, हमारे 4th यूनिट का आगाज कर रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्लियर है? इसकी जगह मैं कहूंगा आप इसको अहमियत दें, ये वाले जो फ्लो चार्ट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके जो नोट्स आपके हाथ में आएंगे, वो उसमें तो हर तस्वीर के साथ बारकोड होगा, उसको कलर्ड फॉर्म में देखने के लिए, कि ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आ रहा तो उस बारकोड को स्कैन करें मोबाइल के साथ और क्लिक करें, टैप करें। और तो आप ये लेक्चर ले रहे हैं वीडियो से, तो आपको वीडियो में तो नजर नहीं आ रहा वो भी, लेकिन जब नोट्स की फॉर्म में आता है आपके पास, तो बारकोड आएगा, उसके अंदर बारकोड नहीं, वो QR कोड होता है, तो उसको स्कैन करें मोबाइल से और टैप करें तो आपको पास ये खुल जाएगी। ठीक है? ऐसी कलर्ड तस्वीर है। तो ये फार्मिंग का पूरा एग्रीकल्चर का सिस्टम है, उसका पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पहले एक दफा यूं ही देख लेते हैं, फिर बड़ी पिक्चर्स में भी देखेंगे। पहले एक दफा जहन नशी कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप है।
आपने फार्मिंग करनी है तो जमीन को पहले तैयार करोगे। जमीन की मट्टी एकदम एकदम सख्त हुई हुई है, सीधी हुई हुई है। क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे उस पर, इतनी सख्त है, बॉल पूरी पूरी बाउंस हो रही है, इतनी सख्त जमीन है। उस पे आप लेके आएंगे एक मशीन और उस मशीन से आप करेंगे प्लो। क्या करेंगे? प्लोइंग। पैसा है तो मशीन से प्लोइंग करेंगे, पैसा नहीं है तो दो बैलों के साथ लकड़ा बांध के उसके जरिए प्लोइंग करेंगे। सही है? तो प्लोइंग के बाद मतलब जमीन को खोद के नरम करते हैं इसमें आप। सही है? आप देख रहे ट्रैक्टर बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, ये एकदम कंगे की तरह जमीन को उखाड़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद अगला स्टेप है सौ। सौ का मतलब बीज डालना। सोइंग क्या होते हैं? आप बीज जो डालते हो, एक एक बीज लगाते हो। जहां आपको बहुत ही प्लान करके करना पड़ता है ना, तो एक एक बीज प्लांट करते हो। और जहां आप बस जहां भी गिरे बीज उगता रहे, तो वो ऐसे थ्रो करते हो बीज। तो यहां पर अभी क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये थ्रो किया जा रहा है बीज। तो ये सोइंग कहलाती है। मतलब इसमें सोइंग में क्या करते हो? आप सीड्स लगाते हो। थर्ड स्टेप क्या है? एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर्स खाद हो गई, फर्टिलाइजर्स और किसी किस्म के फर्टिलाइजर्स हो गए, जो आपकी जमीन में जो बीज डाले, बीज के आसपास फर्टिलिटी मिले उसको। जरूरी थोड़ी जमीन में अब वो उतना एलुवियम हो, उतना सॉइल मौजूद हो। आजकल तो इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, तो वो रहता थोड़ी है सॉइल इतना हमवार, उसको बाकायदा हमें आर्टिफिशियली हमवार करना पड़ता है। कैसे? मैन्यूर्स डाल के, मतलब खाद वगैरह डाल के और फर्टिलाइजर्स डाल के। ठीक है जी? वो जो सोना यूरिया वगैरह इस तरह के कंपनीज के यूरियाज आते हैं, वो फर्टिलाइजर्स ही होते हैं। तो जो भी फर्टिलाइजर्स है वो डाल दिए। उसके बाद आपने की इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? वाटर देना, पानी देना। ठीक है? इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। कुछ इरिगेशन आप पाइपों से कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी हद्दे निगाह जमीन है, आप कहां तक जाके पाइपों को लेके जाओगे? आप कोई सिस्टम बनाओगे, हो सकता है ऑटोमेटिक सिस्टम हो, कि आपने पोल्स बना दिए जो इलेक्ट्रॉनिक है, स्विच ऑन किया तो वहां पर पानी जारी हो गया, बल्कि स्विच भी ऑन नहीं किया, टाइमर सेट कर दिया कि हर 12 घंटे के बाद छिड़काव हो जाता है पानी का। या तो ये करोगे, या कम से कम भी इतना तो करोगे कि स्प्रिंकलर्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जमीन पे लगते हैं। एक वो रोबोट नहीं होते, पाइप होते हैं, समझ लो, उठे हुए जमीन से, उससे देख फच 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 करके गोल गोल ग्रास के ऊपर पानी गिर रहा होता है। तो अक्सर यहाँ पर क्रिकेट के मैदान वगैरह, वहां पर स्प्रिंकल से ही पानी दिया जाता है। ठीक है? इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इनफैक्ट आज का दौर ऐसा आ गया कि ड्रोन्स के जरिए भी पानी दिया जाता है, क्योंकि पानी शॉर्ट हो रहा है ना दुनिया में। फ्रेश वाटर को कंजर्व करना है, किसी तरह संभाल के रखना है। तो अब पता है क्या हो रहा है? अब ऐसी डिवाइसेस आ गई है जो ड्रोन्स हैं। वो ड्रोन्स हवा में उठते हैं, उनके अंदर पानी के टैंक होते हैं पूरे पूरे, और वो ऑब्जर्व करते हैं, अपने कैमरा के जरिए रीड करते हैं कि किस प्लांट की शक्ल ऐसी जिससे पता चल रहा है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है। तो उसके पास जाके वो स्प्रे करते हैं उतना पानी जितना उस प्लांट को रिक्वायर्ड है। ऐसा अंधाधुंध स्प्रे नहीं हो रहा होता। इससे क्या फायदा होता है? इससे जमीन में पानी खड़ा नहीं हो जाता, वाटर लॉगिंग नहीं होती, क्योंकि जमीन में एक दफा पानी खड़ा हो गया, जस्ट नहीं हुआ, ओवर वाटर कर दिया आपने, और फिर वो एवापोरेट हो गया, तो जमीन के ऊपर सारी फर्टिलिटी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जमीन सलाइन हो चुकी होगी। वाटर लॉग होता है और एवापोरेशन होने के बाद फिर ऊपर सिर्फ सैलिनिटी रह जाती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होता जब आप बड़ी कैलकुलेटेड वाटरिंग करते हैं, कैलकुलेटेड इरिगेशन करते हैं। क्लियर है? कुछ क्रॉप्स होती है उसको इतना पानी चाहिए होता है कि वो डूबी रहती है पानी में, जैसे कि राइस। सही है? ये क्या लिखा है? हाँ, वेडिंग मत पढ़ लेना इसको गलती से। वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है जंगली पौधे निकालना, चुनना। सुंडी लग गई है तो खत्म करना, जंगली पौधा उग रहा है तो खत्म करना। कोई अगर कोई किसी किस्म के पेस्ट वगैरह आ गए, पेस्ट वो जो कि प्लांट्स को अटैक करते हैं ना, वो कीड़े होते हैं, सुंडी जिसे कहते हैं, वो लग गई अगर प्लांट्स पे, तो पेस्टिसाइड्स डाल के खत्म करना उनको। जंगली पौधे उग रहे हो तो उनको निकालना, ये वीडिंग होती है। क्लियर है? आपने वीडिंग भी कर दी। अब ये फाइनली अपने टाइम पे 2-3 महीने लेके उग जाएगी वो क्रॉप पूरी। कितनी अच्छी उगेगी डिपेंड करता है आपने बीज किस क्वालिटी का डाला है। जिस क्वालिटी का बीज डाला है उस क्वालिटी की उग सकती है। फिर उसमें फर्टिलाइजर भी वैसे डाले क्या?
कि उगने में मदद दे हाँ, वैसे फर्टिलाइजर्स भी। फिर जितना पानी चाहिए उतना डाले, ओवर वाटर तो नहीं कर गया, या कम पानी तो नहीं दे दिया कि जिससे ग्रोथ रुक गई आपकी क्रॉप्स की। नहीं, प्रॉपर पानी डाले, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और फिर कोई जंगली पौधा या किसी पेस्ट के अटैक से बचाया आपने जी, वो भी बचाया। तो फिर अब आपका टाइम आ गया, आपकी क्रॉप उग गई है, अब उसको हार्वेस्ट करें। हार्वेस्ट करने का मतलब कटाई, हार्वेस्ट का मतलब कटाई। क्रॉप को हार्वेस्ट किया, कटाई की, जमा किया। जमा करने के बाद उसमें से वो क्रॉप चावल की है, तो सिर्फ चावल आप हाथों से चावल थोड़ी चुन रहे होते हैं, पूरे पूरे स्ट्रॉज, पूरे पूरे गट्ठे जो चावल के ना, वो काट काट के लेके जाते, उसको फिर गड्डियां बना के जमीन पे थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग करते हैं जब, तो उसमें से चावल झड़ता है। फिर उस चावल को जमा करके क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोर होके कहां जाता है, ये फिर मिलों में जाता है, जहां पर ये चावल का छिलका उतरता है मशीनों से और पॉलिश होकर चावल के तौर पे बिकता है। या अगर गंदुम है तो गंदुम मिलों में जाती है, जहां पर वो ग्राइंड होती है, पिसती है और आटा बन जाता है। सही। या तो शुगर केन है, शुगर केन शुगर मिल्स में जाता है, जिसमें से प्रोसेस से गुजरता है शुगर मिल्स के, और वहां से शुगर, उससे उसका जो जितना शुगर केन का पानी है, उस पानी के क्रिस्टल्स बना के शुगर क्रिएट होता है। और जो बाकी शुगर केन का पानी निकलने के बाद जो बच जाता है उसे कहते हैं बगास। जो बचा हुआ उसको क्या करते हैं, या तो उसको पिसा के उसे फर्नीचर बना लेते हैं, लकड़ी बना लेते हैं। अक्सर आपने देखा ना, अब तो लकड़ी नहीं होती, अब तो चिप बोर्ड्स और इस लासानी की ऐसी शीटें होती हैं। वो शीटें क्या होती हैं, उसके बीच में ऐसे अब शुगर मतलब गन्ने का जो कचरा है या जो गंदम की फसल का कचरा, वो कंप्रेस करके उसके आगे और पीछे के स्टिकर लगा देते हैं लकड़ी जैसा, वो बन जाते हैं हमारे फर्नीचर की शीट, जैसे कि ये है आपकी हमारी डेस्क जो है, ठीक है, वो भी ऐसे ही। या तो वो बनता है, या फिर दूसरा एक काम क्या है, जितना भी वेस्टेज है गन्ने का या गंदम का, वो सारी जितने भी स्ट्रॉज वगैरह है, उसको या तो जानवर को भी खिला सकते हो, और तीसरा उसका एक इस्तेमाल क्या है, उसे क्या बना सकते हो, बायोफ्यूल। ठीक है ना। ये फ्यूल किससे बनी है, किसी बायो को जला के। इसका मतलब ये नहीं किसी लाइफ को जला, जिंदा इंसान को जला के फ्यूल बनाई, उससे बन सकते हैं, लेकिन नहीं करना ऐसा। ठीक है। बायोफ्यूल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो पहले कभी जानदार थी, उसका कचरा से कोई फ्यूल बना दी। क्लियर है। तो बायोफ्यूल्स भी बन सकती है, पर मेन पर्पस क्या है, फूड फराम करना या कपड़ा पहनने का फराम करना। असल क्रॉप्स का मकसद ये होता है। ठीक है। तो ये बेसिक आप समझ गए। अब अगर हम आगे आते हैं, आगे एक एक तस्वीर में उसको देखते हैं। ठीक है। उस तस्वीर में देखने से पहले, जाने से पहले, आप यहां जरा एक दफा इस टेबल को भी देख लें, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको आसान लगे, बिकॉज क्लास के अंदर कवर हो रहा है। फार्मिंग का प्रोसेस, एक इनपुट होता है, फिर वो इनपुट प्रोसेस से गुजरता है और उससे कुछ आउटपुट निकलता है। आपको क्रॉप्स उगाने के लिए क्या क्या चाहिए, बेसिक बात करें ना अगर, तो आपको चाहिए लैंड, लेबर और रिसोर्सेज। जमीन चाहिए, काम करने वाले चाहिए, और रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में क्या चाहिए, सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स, इसी तरीके से मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह। लेबर तो मौजूद है, लेबर गई मैं थोड़ी खोदूंगी, मशीनरी दो, ट्रैक्टर वगैरह दो। या ट्रैक्टर नहीं दे रहे तो कम से कम बुल्स तो दे दो, बुल कार्ड्स तो दे दो जिनके जरिए मैं खिंचवाऊं, बफलोज दे दो, कुछ भी दे दो, सही, जिससे ये मैं अपनी जमीन को प्लो तो करूं। फिर काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए भी मशीन चाहिए। सही। कितनी सारी रिसोर्सेज चाहिए, राइट। और इन सारी रिसोर्स की जगह आप ये भी लिख सकते थे कि पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, जो इन सबको खरीदने में काम आता है। तो जगह चाहिए, लेबर चाहिए और पैसा चाहिए। इनफैक्ट पैसा ही चाहिए, उससे जगह भी आ जाएगी, लेबर को भी हायर कर लेंगे और चीजें भी आ जाएंगी। क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू, ये सारे आपके इनपुट्स हैं, जमीन के ऊपर जो इनपुट लगता है। फिर प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैंने जैसा कि आपको बताया कि जमीन को हमवार करते हैं, मतलब प्लोइंग करते हैं। ठीक है ना। देखो, हमवार अलग लफ्ज है और जरखेज अलग लफ्ज है। जरखेज करना मतलब फर्टिलाइज करना, हमवार करना मतलब प्लो करना, नरम कर देते हो ना मट्टी को। ठीक है। तो आप सबसे पहले प्लो करते हो,
उसके बाद क्या करते हो, उसमें सीड्स डालते हो जिसको सोइंग कहते हैं। उसके बाद क्या करते हो, ये लाइन से लिखा हुआ है प्रोसेस पूरा, ठीक है। कि यहां देख रहे हो रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होती है, कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होती है। इनपुट जो है एक जमीन से कुछ उगाने के लिए इनपुट क्या क्या चाहिए, नेचुरल इनपुट और ह्यूमन इनपुट, कुदरती और इंसान की तरफ से। कुदरती क्या क्या चाहिए, जमीन चाहिए, मट्टी चाहिए, वैसा क्लाइमेट भी चाहिए, सही ना। पता चला बारिश ही हुए जा रही है और आपको जो क्रॉप उगानी है उसमें कम पानी चाहिए था, तो फिर वो क्लाइमेट सपोर्ट ही नहीं कर रहा। या ऐसी खतरनाक गर्मी पड़ गई कि क्रॉप्स ही जल गए आपकी, सही है। सो ये भी, तो आपको नेचुरली क्लाइमेट भी ऐसा हमवार चाहिए। फिर नेचुरल वाटर सोर्सेज, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स ना, वो इनफ चाहिए ना, तो ये तो नेचुरल इनपुट हो गए। नेचुरल इनपुट के अलावा ह्यूमन इनपुट्स में क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब पैसा, पैसा बोलो, मशीनरी बोलो, फर्टिलाइजर बोलो, लेबर चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपको आना भी तो चाहिए काम करना कैसे। पता चला आप किसी खुश्क मौसम के अंदर ज्यादा पानी पीने वाली फसल लगा रहे हो, राइस लगा रहे हो, उगेगा ही नहीं। सो बहुत पानी चाहिए होता है। इनफैक्ट राइस को इतना पानी चाहिए होता है, फसल उग के कट के हमारे घरों तक, प्लेटों तक आ जाते हैं राइस, उसको हम खाते हैं, उसके बाद भी प्यास लगती है। राइस को इतना पानी चाहिए होता है, सही है। तो आपका भी बॉडी का पानी चूस लेते, वो इतना वाटर हंग्री जनक क्रॉप है। जमीन चाहिए, जमीन तो वहां भी दे दी, लिखा है ऊपर नेचुरली भी। या नेचुरल के अंदर जमीन चाहिए ना जो लिखा है, इसका मतलब ऐसी जमीन चाहिए जो इस काबिल हो। पता चला उस जमीन को थोड़ा खोदा, कोयला है नीचे, वहां क्या फर्टिलिटी होगी। तो ये नेचुरली जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ उग सके। और यहां लिखा है कि किसी की ओनरशिप होनी चाहिए भाई, लैंड ओनर, आपके पास लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, या कम से कम किराए पे ले सको। यहां जायदाद वाला लैंड है कि लैंड किस टाइप का होना चाहिए जिसपे कुछ उग सके, और होना भी चाहिए किसी की जायदाद में या किसी को किराए देके ले सको। ट्रेडिशंस, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, ट्रेडिशंस और ये ओनरशिप सब मिटा रहा, बस ह्यूमन के बस नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए, सबके जरिए वो कुछ जो है इनपुट कर रहा है सब। अब ये इनपुट हो गया, इनपुट तो मौजूद है, किस प्रोसेस से गुजरते हैं हम, प्लो करते हैं, हमवार करना, सीड्स डालना, सोइंग, फर्टिलाइजर्स, जरखेज करना, इरिगेशन, पानी देना, वीडिंग, जंगली पौधे वौधे निकालना, हार्वेस्टिंग, कटाई करना, थ्रेशिंग, जो कटी हुई फसलें उनकी गड्डियां बना के उनमें से वो क्रॉप को झाड़ना, जो चाहिए वो निकालना, और उसके बाद उसको स्टोर करना, जो क्रॉप सारी बोरियों में भर भर के स्टोर कर दी। दो नीचे और प्रोसेस भी लिखे हैं, मिल्किंग एंड ब्रीडिंग। ये क्यों लिखा है, ये किसके लिए है, लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए। मिल्किंग और ब्रीडिंग क्या है, लाइव स्टॉक। अगर आप कैटल को इसलिए रख रहे हो कि उससे मिल्क निकाल दो, मिल्किंग का प्रोसेस लगेगा। आप कैटल को ब्रीडिंग के लिए रख रहे हो कि बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, फिर उनको हम बेचेंगे मंडियों में जाके, या मुर्गी के बच्चे अंडे होंगे, अंडे से बच्चे, वो ब्रीडिंग के तौर पे यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, मिल्किंग ब्रीडिंग के साथ मैं हैचिंग भी लिख सकता था। हैचिंग भी तो एक प्रोसेस है ना, मिल्किंग में शुमार नहीं हो गए। हैचिंग इज व्हाट, अंडों से चूजे निकालना, सही है, वो एग्स हैच होते हैं ना, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। या मुर्गियों को ले करवाना, एग्स ले करवाना, वो डायरेक्ट अंडे बेच रहे हो तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं ना, अंडे, दूध, दही, तो वो आपकी मिल्किंग, ब्रीडिंग, हैचिंग या एग लेइंग, ये सब कुछ प्रोसेस जो है लाइव स्टॉक का होता है। आउटपुट क्या निकलता है, आउटपुट में आपको जब इस प्रोसेस से एग्रीकल्चर के गुजरते हैं तो क्रॉप्स मिल सकती हैं, या एनिमल की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, जैसे कि गोश्त, अंडे या दूध, सही है। या इसके अलावा एक और आउटपुट है वेस्ट प्रोडक्ट्स। जब ये आउटपुट निकल जाते हैं ना, इसके अलावा वेस्टेज भी बचती है। उस वेस्टेज को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए काम आ सकता है। गंदुम को झाड़ दिया, थ्रेश कर दिया, गंदुम सारी निकल गई, उसके बाद जो बचा वो जानवरों को खिला दिया, तो एनिमल फीड बन गया। या फिर मैन्योर प्रिपरेशन, अगर लाइव स्टॉक का वेस्ट क्या होता है, जो उनकी लाइव स्टॉक का जो भी खाद निकल, वो उनकी जो भी, यार आई डोंट वांट टू से दैट इन उर्दू एक्चुअली, ठीक है ना, आई डोंट लाइक टू से इट, ठीक है, लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं डंग, सही। लाइव स्टॉक का डंग निकलता है और उसके साथ उसके बनते हैं मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, खाद, ठीक है। तो मैन्योर जो है आपका, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। एक्चुअली मैन्योर को सुखा के आप जला भी सकते हो, जो लाइव स्टॉक का डंग है ना, उसको सुखा के आप जला भी सकते हो,
हीट अप करने के लिए काम आ सकता है, चूल्हे जलाने के लिए काम आ सकता है, या फिर उसके जरिए बिजली भी बना सकते हैं, जिसको कहते हैं बायोफ्यूल्स में ही हो गया वो भी। ठीक है, तो ये जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उससे बायोफ्यूल्स वगैरह भी बनती हैं। ठीक है, हस्क लिखा है, जैसे हस्क क्या है, चावल का छिलका, सही है। मोलेसिस क्या है, मोलेसिस जो है ना, आपके जो गन्ना है, गन्ने से चीनी निकाल देते हो जब सारी, तो उसके बाद उसके उस चीनी को रिफाइन करके रिफाइंड शुगर बनती है, उसके अलावा मोलेसिस बचते हैं। रिफाइंड शुगर के अलावा जैगरी भी बनती है, जैगरी होता है गुड़, जैगरी किसे कहते हैं, जैगरी के बाद फिर मोलेसिस भी बनता है, ये भी मीठा मीठा टाइप का ही होता है, लेकिन ये चीनी और गुड़ के लेवल की चीज नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये आपके सारे आउटपुट्स एग्रीकल्चरल, तो इनपुट लगा है जमीन के ऊपर या जानवर के ऊपर, जो खिलाया पिलाया पानी, ये सब इनपुट्स है, प्रोसेस से गुजारा पूरे, और उससे आउटपुट जो निकले मार्केट में बेच सकते हैं आप। क्लियर है, ये हमने सारा प्रोसेस देख लिया, उससे क्या होगा, आउटपुट जो निकला, आउटपुट इज यूटिलाइज्ड फॉर होम कंजम्पशन एंड सेल इन द मार्केट्स टू अर्न प्रॉफिट। आउटपुट्स या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कंज्यूम हो जाता है, और जो सरप्लस होता है कंज्यूमर कंजम्पशन से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट के लिए बेच दिया जाता है। और ज्यादातर हमारी क्रॉप्स प्रॉफिट के लिए बेची जाती है, इसीलिए हमारी फूड क्रॉप्स भी कैश क्रॉप्स ही है, कि खाने का तो काम आती है लेकिन बेचने को भी बड़ी काम आती है। ये प्लोइंग है, प्लोइंग के दो मेथड्स, ये जो मशीनरी के जरिए, और जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ये है। ठीक है, सोइंग, बीज डालना, ये बीज कितने प्यार से डालना है, जरूरी नहीं ऐसे डालो, और किस तरह डालते, थ्रो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है किस टाइप की क्रॉप उगा रहे हो। ये लाइंस के अंदर सोइंग कर रहा है, वो बड़ी रैंडम सी सोइंग है जो थ्रो कर रहे हैं आप सीड्स को, ये लाइन से सीड्स सो कर रहा है। उसके बाद सीड से छोटे छोटे पौधे बाहर आ गए, अब इसको और ज्यादा अच्छे से उगने के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, इस तरह से होते हैं, यूरिया वगैरह, यूरिया वगैरह डाल दिया, या गायों का, या जो भी गाय और भैंस का जो मैन्योर होता है, जो खाद होती है वो डाल दी इसमें, तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रही है, इरिगेशन, मतलब पानी देना। एक तो ये स्प्रिंकलर्स देख रहे हो लाइन से लगे हुए हैं, एक जगह पाइप डाला और ये स्प्रिंकलर्स, अच्छा ये आपको लग रहा है ना एक जगह पानी दे रहे, एक जगह नहीं देते, घूमते हैं, फच 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 करके आवाजें आती है, और हर तरफ से घूम के ना पानी को शॉर्ट्स में स्प्रे कर रहे होते हैं। या तो ये लगे हो, या तो पूरे पूरे देख रहे हो पहियों के साथ पूरी पूरी व्हीकल्स बनाई हुई है पानी देने के लिए, और ड्रोन्स भी होते हैं, मैंने बताया ना आपको पानी देने के लिए, अब तो ड्रोन्स भी आ गए जो जिस पौधे को रीड करके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम, सो कैमरे से नोटिस करता जाता है वो ड्रोन, और उस पौधे को फोकस करके, हर पौधे को फोकस करके जहां उसका फील होता है ना कि खुश्की ज्यादा, मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो वहां पर पानी जितना चाहिए उतना देता है। ड्रोन्स का ये काम है। खैर, इरिगेशन हो गई, क्या किया पहले हमने, जमीन हमवार की, बीज डाला, और उसके बाद जरखेज की जमीन फर्टिलाइजर्स के जरिए फिर पानी दिया, और उसके बाद जो जंगली पौधे वौधे या पेस्टिसाइड पेस्ट वगैरह उग रहे हैं तो उनको निकाल दिया, और उसके बाद आपकी खुद ही फसल उग के इतनी बड़ी हो जाएगी, और फसल की कटाई को कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, और ये जो फसल की कटाई तक, प्लोइंग से लेकर फसल की कटाई तक के प्रोसेस को आप कहते हो कल्टीवेशन। क्या, कल्टीवेशन, के कल्टीवेट कर गए और गल्ला निकाल लिया हमने, गल्ला जब निकल आया, यील्ड मिल गई आपको कल्टीवेट करके, फिर उसको जमा करके आप थ्रेशिंग करते हो, इस तरह से देख लो गड्डियां बना के झाड़ लो। जब सारा इसमें से चावल है, ये डिपेंड करता है, मुझे गंदुम की लग रही है क्योंकि येलो येलोइश है ना, ये गंदुम झाड़ दिया सारा, उसके बाद ये जो बचा उसको एनिमल्स को खिला दिया है, तो ठीक है, या तो इसको जो है ना पिसा के, इसको कंप्रेस करके, पानी मार के और कंप्रेस करके, फिर पानी मार के, सुखा के, कंप्रेस करके करके बिल्कुल सीधी लकड़ियों की शीट के नुमा बना दे, जिससे फर्नीचर बन जाता है। या तो उसको जला दिया जिससे बायोफ्यूल बनती है। ठीक है ना, सो वॉट एवर, थ्रेशिंग से आपका गल्ला अलग हो गया सारा, और उसके बाद वो बोरियों में स्टोरेज में स्टोर हो गया। क्लियर? सो ये चैप्टर आपका यहां पर खत्म होता है। ठीक है, इस एसएलओ की खाली इतनी रिक्वायरमेंट थी कि आप इस सारे प्रोसेस को पहचान सकें कि क्या ये एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक।